गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि या तो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं या इस बार भी आ सकते हैं। तो चलो चांद सितारों, हम लोग तुरंत शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। कह रहा है मेरे पास n रेजिस्टर्स है और हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अगर मैंने इन रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। हमें क्या पता है कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट जो है वो मेरा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन होता है ना। ठीक, अब मेरे पास R1 R2 R3 सभी की वैल्यू क्वेश्चन में कैपिटल R के बराबर दी हुई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सिंस R1 इक्वल R2 इक्वल R3 एंड सो ऑन इक्वल टू कैपिटल R, सो हम क्या कह सकते हैं कि जो 1/R इक्विवेलेंट है वो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड सो ऑन है। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कैपिटल R, और ऊपर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कहां तक, n टाइम्स। कितनी बार 1 ऐड होगा, n टाइम्स 1 ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि हमने n रेजिस्टर्स लिए हैं, ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन है, राइट। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर 1 को जब n बार ऐड करोगे तो n ही आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में r है। ठीक, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो r इक्विवेलेंट है वो कितना आएगा, r अपॉन n। देखो क्या किया, इसको रेसिप्रोकल किया तो ये r इक्विवेलेंट आ गया, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैपिटल R अपॉन n आ जाएगा, और यही तो हमें निकालना था। तो बस यही हमारा आंसर है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाता है, राइट। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ 4 ohm resistor is connected across the terminals of a 12 volt battery, the number of coulombs passing through the resistor per second is। कह रहा है हमने क्या किया है, 4 ओम का एक रेजिस्टर लिया है और इस 4 ओम के रेजिस्टर को हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो बताइए कि कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकंड उस रेजिस्टर से पास हो रहा होगा। हमने कहा निकालना क्या है, टू फाइंड क्या है इस क्वेश्चन में टू फाइंड है नंबर ऑफ कोलम्स लिखा है पासिंग थ्रू द रेजिस्टर पर सेकंड, तो पर सेकंड ये हमें निकालना है। यानी कि नंबर ऑफ कोलम्स क्या है, चार्ज है, हम इसकी जगह क्यू लिख सकते हैं, और पर सेकंड क्या है, टाइम है, हम टी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि Q अपॉन टी सिंपली I का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में टू फाइंड क्या है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। और करंट निकालने के लिए गिवन वैल्यूज क्या है, देखो वोल्टेज गिवन है 12 वोल्ट का, ये दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम का। ठीक, तो ये भी हमने लिख लिया। अब देखो हमें दिख क्या रहा है कि V और R दिया है और I हमें निकालना है, तो ओम्स लॉ किस दिन काम आएगा, इसीलिए तो ओम्स लॉ बना है। तो बाय ओम्स लॉ हम क्या कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। ठीक, अब यहां पर देखो 12 दिया है V का वैल्यू, I हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय R दिया है 4 है ना। तो अब ये 4 जब इस तरफ आएगा तो ये 12/4 इज इक्वल टू करंट I हो जाएगा, या फिर 3 एम्पियर इज इक्वल टू करंट I हो जाएगा। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या है, 3 एम्पियर। देखो ऑप्शन में है, ये रहा, तो बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, राइट। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मटेरियल्स हैविंग नॉन लीनियर वोल्टेज करंट रिलेशनशिप आर ब्लैंक। ऑप्शंस में दिया है ओमिक, नॉन ओमिक, बैटरीज और कैपेसिटर्स। यानी कि हमें ये बताना है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें वोल्टेज और करंट के बीच की रिलेशनशिप नॉन लीनियर होती है, उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, है ना। तो आप जानते हो कि जब कभी हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाते हैं और ये ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया, या ये एक ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ होता है। ये बात तो आप जानते हो, है ना। इसी का अगर उल्टा हो जाए, यानी कि अगर मैं वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं और खुदा ना खास्ता वो ग्राफ लीनियर ना आकर नॉन लीनियर कुछ ऐसा आ जाए, तो ओहमिक के बजाय अब की बार हमारा कंडक्टर कैसा होगा, नॉन ओहमिक कंडक्टर हो जाएगा।
ठीक है ना, कैसा कंडक्टर हो जाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखो ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर नॉन ओमिक होगा, क्योंकि नॉन ओमिक में हमें नॉन लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिल रही है वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है, ये यहां पर देखो थोड़ा सा ये गड़बड़ बना है, ये ऐसे होगा, एक्सिस के ऊपर बनेगा ग्राफ कुछ इस तरीके से, ठीक, समथिंग लाइक दिस। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। यहां पर 4 फॉर्मूले हमें दिए हैं और कह रहा है इनमें से वोल्टेज का सही फॉर्मूला कौन सा होगा। तो हमने कहा हम वोल्टेज को थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। वोल्टेज का जो फॉर्मूला हमें मालूम है वो मालूम है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक, मालूम है, जहां पर V क्या होता है वोल्टेज, W क्या होता है वर्क डन और Q क्या होता है चार्ज। राइट, अब यहां पर देखो इसी V को मैं W अपॉन क्या लिख सकता हूं, Q की जगह पर मैं I इंटू टी लिख सकता हूं। Q की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, I मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि हम जानते हैं कि Q का फॉर्मूला होता है I इंटू टी। राइट, यहां से देखो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या निकल के आया, वर्क डन अपॉन करंट इंटू टाइम। आई थिंक ये वाला, ये ऑप्शन देखो लिखा है वर्क अपॉन करंट इंटू टाइम, और मेरा ये वाला फॉर्मूला भी यही कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये वाला होगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, है ना, लेकिन जब तक आप अपना पेन नहीं चलाओगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो जब भी किसी नए सवाल को देखो थोड़ा पेन तो चलाओ, तो हो सकता है आंसर 1-2 स्टेप में ही निकल आए। राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि a piece of wire of resistance capital R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R upon R dash is. कह रहा है मेरे पास एक वायर है, ठीक, मैंने बाजार से खरीदी है, मेरे पास एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है और मैंने इस वायर को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया, इन 5 बराबर हिस्सों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। ठीक, और अब मेरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद वो मेरा R डैश के बराबर आ रहा है। तो मुझे पुराने वाले रेजिस्टेंस R और नए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश के बीच में रेशियो निकालना है। तो चलो चांद सितारों शुरू हो जाते हैं हम लोग। आप जानते हो कि अगर मेरे पास ये एक पूरी वायर थी से AB, ठीक, और इस AB वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R था, अगर मैंने इसको 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, मान लो ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो हर एक छोटे टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से R/5 होगा, इसका भी R/5 होगा, इसका भी R/5 होगा, इसका भी R/5 होगा और ये लास्ट वाली का भी R/5 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस पहले इतना लिख लेते हैं कि when wire is cut in 5 equal parts, then resistance of each part कितना आएगा, R/5। इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इन रेजिस्टेंसेस को, इन छोटी छोटी वायर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा तब क्या होगा उसको समझते हैं। भाई आप जानते हो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं कि जो 1/R इक्विवेलेंट होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 के बराबर होता है। ठीक, अब R5 तक क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने वायर को 5 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। ठीक, अब यहां पर हमारी केस में देखो R1 भी R/5 है, R2 भी R/5 है, R3, R4, R5 सारे के सारे R/5 है। तो अब मैं R1, R2, R3, R4, R5 की जगह कैपिटल R/5 लिखूंगा। ठीक, नाउ 1/R इक्विवेलेंट जो होगा, अब देखो R1 की जगह जब R/5 लिखूंगा तो वो उल्टा होगा और यहां पर ये 5/R बन जाएगा। R2 की जगह R/5 लिखूंगा तो रेसिप्रोकल होकर ये भी 5/R बन जाएगा। तो यहां पर ये प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, कुछ ये ऐसा आएगा। ठीक, अब हमें ऐड करना तो आता ही है, तो ध्यान से देखो इसका एलसीएम लोगे हो जाएगा R, और ये ऊपर जो है 5 प्लस 5 प्लस 5, जब 5 बार 5 ऐड होगा तो कितना आएगा, 5 बार 5 ऐड होकर 25 आएगा। तो ये मेरा क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, वो कितना होगा,
R/25, ठीक है ना। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि ये जब 25 इधर आएगा तो मेरा R/R इक्विवेलेंट या वही मेरा R/R' है वो मेरा 25 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमें निकालना था R/R इक्विवेलेंट या R/R' का रेशियो, जो कि मेरा 25 के बराबर आ गया। ऑप्शंस में है 25, यस है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 25। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस हुज VI ग्राफ इज गिवन बिलो इज। कह रहा है कि नीचे आपको एक VI ग्राफ दिया है, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करंट, ओके। तो यहां पर देखो कि वोल्टेज और करंट का ग्राफ बना हुआ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक। हमसे कह रहा है कि बताइए कि रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने कहा कि अगर VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है मतलब कि ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है और ये ओम्स लॉ का ग्राफ है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम ओम्स लॉ से जानते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं कि बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज अपॉन करंट के बराबर होता है, राइट। अब यहां ग्राफ में देखो 3 और इधर से देखो 5 है ना, तो इधर जब वोल्टेज का वैल्यू 3 है तो करंट का वैल्यू 5 है, ये बात दिख रही है। तो बस वोल्टेज की जगह 3 रखेंगे, करंट की जगह 5 रखेंगे, तो हमें अपना रेजिस्टेंस 3/5 ओम मिल जाएगा। अब इसी तरीके से आप 6 रखते तो 6 के साथ 10 रखते, तो अगर मैं निकालता तो रेजिस्टेंस 6/10 आता है ना, और इसको भी कैंसिल करते तो ये हमको फाइनली 3/5 ही आंसर दे देता। इसी तरीके से इधर 9 होता तो इधर 15 होता, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर 9/15 आता तो 3 3 9, 3 5 15, तब भी 3/5 आता। तो हम देख सकते हैं कि हम ग्राफ पे कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स ले ले, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 3/5 निकल कर ही आएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा 3/5 ओम है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू द स्मूथ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर का मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के पास होने में जो हिंड्रेंस ऑफर करता है, हिंड्रेंस मतलब जो बाधा पैदा करता है, जो विरोध पैदा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो कंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को फ्लो नहीं होने देता आसानी से, और किसी भी कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है। ये जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको बताया भी था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस, ऑलराइट। तो यहां पर हम अपना आंसर लिख लेते हैं कि हमारा आंसर रेजिस्टेंस है। सिमिलर 8th क्वेश्चन भी थ्योरी पे बेस्ड है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड इज कॉल्ड। कह रहा है जिस रेट के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या डिसिपेट हो रही है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखो यहां लिखा है रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। आपको मालूम है कि रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, तो यहां हमसे पूछ क्या रहा है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, बताओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क डन अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, ये पावर का फॉर्मूला है। इसीलिए वो रेट जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है या कंज्यूम हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पावर, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विद अ सेल इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करंट फ्लोइंग थ्रू R2। कह रहा है हमने दो रेजिस्टर्स लिए, पहला लिया R1 और दूसरा लिया R2, और इन दोनों को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब दोनों से ही कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा, तो जो करंट R1 और R2 से फ्लो कर रहा है उसका हमें रेशियो निकालना है, ठीक। तो चलो चांद सितारों शुरू हो जाते हैं। आप जानते हो कि जब भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उन रेजिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग करंट फ्लो करता है, लेकिन उन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये बैटरी का पोटेंशियल V वोल्ट है तो इस वाले रेजिस्टर का पोटेंशियल भी V वोल्ट होगा और इस वाले रेजिस्टर का पोटेंशियल भी V वोल्ट ही होगा। पहले वाले रेजिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, उसका रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरे वाले रेजिस्टर से करंट I2 फ्लो हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस R2 है। तो आप देख सकते हो कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम है, लेकिन करंट का वैल्यू I1 I2
अलग अलग है, राइट। अब देखो हम सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे V अपॉन R करना पड़ेगा, ओम्स लॉ कहता है ऐसा। तो अगर मैं फॉर फर्स्ट रेजिस्टर निकालूं तो मैं क्या कहूंगा कि जो I1 है वो V अपॉन R1 है, और इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड रेजिस्टर के लिए निकालूं तो मैं क्या कहूंगा, सेकेंड रेजिस्टर के लिए जो I2 है वो V अपॉन R2 है कि नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसी करंट I1 और I2 का रेशियो निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या होने वाला है, I1 अपॉन I2। ठीक, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो देखो I1 का वैल्यू V अपॉन R1 है, और ये अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, है ना, तो डिवाइडेड बाय V अपॉन R2। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आएगा V अपॉन R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन V। देखो V से V कट जाएगा, फाइनली हमारा आंसर R2 अपॉन R1 या बोले तो R2:R1 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये ऑप्शंस में है? यस, एब्सोल्युटली है, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मटेरियल्स विच अलाउ लार्जर करंट्स टू फ्लो थ्रू देम आर। कह रहा है ऐसे मटेरियल्स जिनके थ्रू बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो आप जान लो कि इंसुलेटर तो ऐसा सब्सटेंस है जिसके अक्रॉस बिल्कुल करंट फ्लो नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर के अक्रॉस भी जब तक हम उसमें कोई इंप्योरिटी मिक्स ना करें तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकता। अलॉय से भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो हो सकता, इसीलिए हमारा कंडक्टर ऐसा होगा जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर है कंडक्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज। अब पहले तो बात ये आती है कि ये ईएमएफ कौन सी नई बला है। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या फुल फॉर्म होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये दरअसल किसी भी सेल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ईएमएफ क्या होता है? किसी भी सेल में जो दो टर्मिनल्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब क्योंकि है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस, और आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है, इसीलिए ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वोल्ट। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो चांद सितारों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज। कह रहा है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो आपको मालूम है कि अगर ये मान लीजिए कोई सर्किट बना है जिसमें ये बैटरी है, ये स्विच है और ये कोई रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन डिस्कस करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाते हैं। यानी कि ये जो मैं दिखा रहा हूं एरो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, राइट। इसका जस्ट उल्टा डायरेक्शन होता है करंट का। करंट जो है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता है, यानी कि करंट का डायरेक्शन हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट करेगा ना। इसीलिए अगर मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो वो भी क्या करता, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता और नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता घूम घाम के मजे से। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, ये वाला एरो, वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के बराबर है। तो यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, की जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आर दी गई फिजिकल क्वांटिटीज में से किसकी यूनिट है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम होता है ना। अगर मैं यहां से इस टी को उस तरफ भेजूंगा तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी मिलेगा। तो यहां पर देखो, अगर हमारा पावर किलोवाट में है और टाइम आवर में है तो इस तरफ हमारा किलोवाट आर आ जाएगा, और ये हमारी किलोवाट आर किसकी यूनिट आएगी? एनर्जी की। तो किलोवाट आर किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि किलोवाट आर एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आर में ही नापी जाती है। ऑलराइट, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
कह रहा है द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I वाज डिस्कवर्ड बाय। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V और करंट I के बीच का रिलेशन किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने किया था, एम्पियर ने किया था, ओम ने किया था या वोल्टा ने? तो आपको मालूम है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है कि V इज इक्वल टू I इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू करंट I इंटू रेजिस्टेंस R। ये रिलेशन गेorg साइमन ओम ने दी थी, जिसको हम बहुत ही पॉपुलरली एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ओम ही वो है जिन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशनशिप हमको दिया है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ओम। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक आयरन draws a current of 4 ampere when connected to a 220 volt mains, the resistance must be। ठीक है, तो यहां पर हमको देखो करंट दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले क्या दिया है? I करंट का वैल्यू 4 एम्पियर, दूसरा क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस V 220 वोल्ट। ठीक, निकालना क्या है? रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अरे इस वाले लॉ से निकालेंगे, है ना। तो फ्रॉम ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय R। यहां पर V 220 है इज इक्वल टू I 4 है इंटू रेजिस्टेंस R। अब यहां पर अलजेब्रा तो सीख कर आए हो ना, तो ये 4 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 ओम के आसपास हमारा आंसर 55 ओम आ जाएगा। ऑप्शंस पे है, ये देखो पहला ही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 55 ओम है। अब चलो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स ऑन। कह रहा है मैंने आपको कोई भी वायर दे दी, मेटालिक वायर है मतलब वो किसी मेटल से बनी हुई है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? अब याद करो एक क्वांटिटी होती थी रेजिस्टेंस, है ना, और रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? पहला होता है लेंथ, दूसरा होता है एरिया, तीसरा होता है नेचर ऑफ कंडक्टर और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेम्परेचर, है ना। ये तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होती है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करती, ये एरिया पर भी डिपेंड नहीं करती, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करती। फिर ये किस चीज पर डिपेंड करती है? ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की किस पे डिपेंड करेगी? ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो डी वाला इसका सही आंसर है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा है अ वायर इज बीइंग हीटेड, इफ करंट इज डबल्ड हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस्ड? Twice the original amount, thrice the original amount, 4 times the original amount या 5 times the original amount? कह रहा है एक वायर है, उसको हीट कर रहे हैं। कैसे हीट कर रहे होंगे? करंट पास कराकर। कह रहा है अगर हमने उसमें करंट डबल कर दिया तब कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी पहले के मुकाबले? तो चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले हम इसमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लगाएंगे, क्योंकि वायर में हीट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ही होती है ना। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ही पढ़ रखा है। तो बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम क्या कह सकते हैं? बाय जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही है H, वो I स्क्वायर इंटू R इंटू T के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1। ये तब है जब करंट को डबल नहीं किया गया है। अब हम इसी में करंट को डबल करके देखते हैं। तो व्हेन करंट इज डबल्ड तो क्या होगा? तो थोड़ा सा जादू होगा और H जो है H डैश में बदल जाएगा। ठीक है, जो नया हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो H डैश से रिप्रेजेंट किया है और I की जगह आपकी बार 2I आएगा, क्योंकि करंट डबल हो गया, इसका स्क्वायर इंटू R इंटू T, है ना। H डैश को हम क्या लिख सकते हैं? 4I स्क्वायर इंटू R इंटू T, है ना। अब आपको क्या मालूम है कि I स्क्वायर इंटू R इंटू T इक्वेशन नंबर 1 से H के बराबर था, तो हम H डैश को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू H, यानी कि जो मेरी नई हीट प्रोड्यूस हुई है वो 4 टाइम्स है मेरी पुरानी वाली हीट के। ओके, तो यहां पर सही आंसर होगा 4 टाइम्स द ओरिजिनल अमाउंट। ऑलराइट, अब कहने को तो तुम्हें लग रहा होगा ये न्यूमेरिकल है, लेकिन है ये बेसिक थ्योरी का ही क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान दो और प्रैक्टिस करो तो आपको अपने आप क्वेश्चंस आते रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि द फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर। कह रहा है फ्यूज वायर को हम किस वायर में इंसर्ट करते हैं। तो फ्यूज क्या होता है?
फ्यूज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे घरों के डोमेस्टिक सर्किट्स में फ्यूज नाम का एक डिवाइस होता है और फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अगर हमारे घर की वायर से हाई करंट फ्लो करता है तो फ्यूज जो है जल्दी से मेल्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट करंट का सर्किट टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता, तो घर में आग नहीं लग पाती है। ठीक है, अब देखो घरों में 3 तरीके की वायर है, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर और लाइव वायर। जो अर्थ वायर है ये क्या करती है, ये करंट को अर्थ में ले जाती है। जो न्यूट्रल वायर है इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता, अगर आप गलती से न्यूट्रल वायर को टच कर दो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लाइव वायर है इससे मेनली करंट फ्लो हो रहा है, तो हम फ्यूज वायर को हमेशा लाइव वायर में इंसर्ट करते हैं, जिससे कि अगर लाइव वायर से फ्लो होने वाला करंट कभी बहुत हाई हो जाए तो फ्यूज वायर तुरंत जो है सर्किट को ब्रेक कर दे और घर में आग ना लगे। तो हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइव वायर, क्योंकि हम फ्यूज वायर को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रिहोस्टेट बोलते हैं। रिहोस्टेट क्या है, रिहोस्टेट एक डिवाइस है। इस डिवाइस का काम क्या है, ये डिवाइस रेजिस्टेंस को वैरी कराने में, रेजिस्टेंस को बार बार चेंज करने में काम आता है। दरअसल इसमें एक लंबी सी कॉइल होती है और इस कॉइल पर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है। इस कॉन्टैक्ट को स्लाइड कर करके हम रेजिस्टेंस को चेंज कराते हैं। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस को हम वैरी कैसे कराते हैं, रिहोस्टेट की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रिहोस्टेट है और रिहोस्टेट का एक पिक्चर आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, राइट। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, लैब में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि रिहोस्टेट ऐसा ही होता है। तो चलिए गाइस, अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 bulbs are rated 40 watt to 20 volt and 60 watt to 20 volt. The ratio of their resistances will be. कह रहा है हमें 2 बल्ब दिए हैं, ठीक। पहला 40 वॉट 220 वोल्ट पर है और दूसरा 60 वॉट 220 वोल्ट पर है। हमें इन दोनों की रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं भाई, पहले बल्ब के लिए पावर क्या दी हुई है, दी है 40 वॉट और वी क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया है। दूसरे वाले के लिए पावर क्या दी है, 60 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 220 वोल्ट। और यहां पर हमसे पूछा है रेजिस्टेंस का रेशियो, यानी कि अगर मैं R1 और R2 निकाल दूं तो मुझे उनका रेशियो चाहिए, वो मुझे मिल जाएगा। तो ध्यान से समझो, आप जानते हो, आप क्या जानते हो, वी नो दैट कि जो पावर होती है वो V स्क्वायर अपॉन R होती है। अब तुम सोचोगे हमें कैसे पता कि यही फॉर्मूला लगाना है, तो ऊपर गिवन वैल्यूज देखो, पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस पूछा है, यही तीनों वैल्यूज तो इस फॉर्मूले में है। तो इस तरीके से आपको भी सोचना होगा, ठीक। यहां से हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस R है वो V स्क्वायर अपॉन P के बराबर है, ठीक। तो पहले बल्ब के लिए जब हम निकालेंगे तो R1 कितना आएगा, हमारा R1 आएगा V स्क्वायर अपॉन P के बराबर, यानी कि 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, राइट। और इसी तरीके से मेरा R2 कितना आएगा, V स्क्वायर अपॉन P के बराबर, यानी कि 220 का स्क्वायर अपॉन में देखो P है 60, तो यहां रख देते हैं 60। तो यहां से R1 और R2 हमने निकाल लिया, अब इन्हीं का रेशियो हमें चाहिए। नाउ R1 अपॉन R2 क्या कैसे निकलेगा, देखो 220 का स्क्वायर अपॉन 40 ये R1 का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर अपॉन 60 ये R2 की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 220 का स्क्वायर अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 220 का स्क्वायर। इधर देखो ध्यान से, 220 के स्क्वायर से 220 का स्क्वायर निपट गया, तो बचा 60 अपॉन 40, ठीक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 3/2 या 3:2 आ जा रहा है, और यही मेरा आंसर है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी वाला, 3:2, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आप एक बार इन क्वेश्चंस को खुद से भी प्रैक्टिस करिए, कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।